अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं शाहिद शहजाद बाजवा और आज आपके लिए लेके आया हूं रिव्यू और कंप्लीट गाइडलाइन बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची की तरफ से जो मॉडल पेपर और स्कीम ऑफ सब्जेक्ट्स आपके लिए जारी किया है। आइए उसका ज़रा एक लुक देखते हैं, उसमें क्या कुछ है और आपको उसको किस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। ये एक स्कीम ऑफ सब्जेक्ट्स और मॉडल क्वेश्चन पेपर है एनुअल एग्जामिनेशन 2023 के लिए। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरा एक कंप्लीट इंडेक्स दिया गया है तमाम सब्जेक्ट्स के लिए जो कि इस साल 2023 में एनुअल एग्जामिनेशन में अपीयर होने जा रहे हैं। कंप्लीट डॉक्यूमेंट यहाँ पे मौजूद है, अराउंड अबाउट 54 पेजेस यहाँ पे मौजूद हैं और तमाम सब्जेक्ट्स के लिए यहाँ पे आपको पेपर नज़र आएंगे। अब नॉर्मली जो हमारे पास पेपर आता था उसके 3 पार्ट्स होते हैं, जिसमें पहला पार्ट एमसीक्यूज़ का बनता है, दूसरा पार्ट आपके शॉर्ट क्वेश्चंस का और तीसरा पार्ट आप देखते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चंस का। रिसेंटली जो बुक्स जिनकी चेंज हुई हैं उनकी मार्किंग स्कीम थोड़ी सी चेंज हुई है, उसमें आप ज़रूर देखिएगा कि किस सब्जेक्ट की क्या न्यू मार्किंग स्कीम आई है। उसमें शॉर्ट क्वेश्चंस कितने होंगे, एमसीक्यूज़ कितने होंगे और लॉन्ग क्वेश्चंस कितने होंगे और उनमें से कितने हमने अटैम्प्ट करने हैं। मज़ीद आगे जाने से पहले मैं आपके लिए कुछ चीज़ें क्लियर करता जाऊँ। मोस्टली जो हम बच्चों से एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं तो वो बहुत कॉमन सी मिस्टेक्स करते हैं जिनकी वजह से उनके मार्क्स जो हैं वो डिडक्ट होते हैं या पेपर रह जाता है। अब वो क्या हो सकती है? सबसे पहले जब आप जाते हैं एग्ज़ाम हॉल में तो आप अपनी तमाम स्टेशनरी साथ रखा करें। आजकल का ये बहुत बड़ा अलमिया है कि एक पेन जेब में रखते हैं स्टूडेंट्स और चल पड़ते हैं और वहाँ जाके अगर वो काम नहीं करता तो फिर बैठे रहते हैं। आप अपनी पूरी स्टेशनरी कंप्लीट अपने साथ लेके जाया करें और जैसे ही आपको बुकलेट मिले, आंसर शीट मिले, आप उसको अच्छे से स्टडी करें। वहाँ पे इन्विजिलेटर्स मौजूद होते हैं, आप उनसे पूछना गवारा नहीं करते कहाँ पे रोल नंबर लिखना है, कौन सा रोल नंबर लिखना है। बच्चे क्या करते हैं, अपने कॉलेज का रोल नंबर लिख के आ जाते हैं और वहाँ पे कंप्लीट उसको फिल नहीं करते। तो ये चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, पेपर 1 और पेपर 2 वहाँ पे होता है। अक्सर बच्चे 1 2 का ख्याल नहीं करते, अपनी मर्ज़ी से किसी ने 1 लिखा होता है, किसी ने 2 लिखा होता है। जी कल एक दिया था वो 1 था, आज जो देना 2 है, तो इस तरीके से वो 1 2 3 की सीरीज़ चला के आ जाते हैं। तो बहुत सारी मिस्टेक्स हम देखते हैं जो कि बच्चे अनजाने में कर लेते हैं और बाद में फिर उनको भुगतना पड़ता है। तो पहला जो इनिशियल वक्त होता है उसमें आपने क्या करना है कि आपने अच्छे से उस आंसर शीट के स्क्रिप्ट को पढ़ के और उसे फिल करना है। जहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम मिले वहाँ पे आपने इसको इन्विजिलेटर से लाजमी पूछना है। साथ साथ में आपको ये स्क्रॉलिंग में क्वेश्चन पेपर दिखाता जा रहा हूँ। इसमें आपको हर सब्जेक्ट के पार्ट 1 और पार्ट 2 के मॉडल पेपर नज़र आएंगे और उनकी मार्किंग स्कीम भी आपको नज़र आएगी। टोटल क्वेश्चंस कितने हैं, कितने अटैम्प्ट करने हैं, पार्ट ए में कितने हैं, पार्ट बी में कितने हैं, कितने आपने अटैम्प्ट करने हैं और मेथड क्या होना चाहिए आपके क्वेश्चन पेपर को अटैम्प्ट करने का। नॉर्मली स्टूडेंट क्या करते हैं कि जब आते हैं एमसीक्यूज़ पे, अब ये फॉर एग्ज़ाम्पल एमसीक्यूज़ हैं, तो ये बॉटनी का पेपर मेरे सामने है इस वक्त। बॉटनी हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, आप देखें यहाँ पे 18 क्वेश्चंस गिवन है और आपने तमाम क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है। अब आंसर शीट पे आपने 1 से 18 तक की सीरीज़ जनरेट कर लेनी है और बेस्ट वे होता है कि जस्ट 1 लाइन छोड़ के आप उसके बाद एक कर दें, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं 3-4 पेजेस पे लेके जाने के लिए अपने आंसर्स को फजूल में, जिसका कोई फ़ायदा नहीं होता। आप उसकी 4-4 5-5 लाइंस छोड़ के फिर सेक्शन ए लिखते हैं, फिर आगे आंसर लिखते हैं, फिर लंबी चौड़ी कहानी लिखना शुरू कर देते हैं। ऐसा कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं होती। ये बेसिकली आप अपना नुकसान कर रहे होते हैं, अपना टाइम किल कर रहे होते हैं। सिंपल जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन 1 2 3 4 5 ऐसे सीक्वेंस है,
आप जैसे पेपर में गिवन है वहाँ पे अपने फ्रंट पेज पे मोस्टली जब पार्ट ए करते हैं तो अटैम्प्ट करते हैं तो आप फर्स्ट पेज पे ही होते हैं। तो आपने क्या करना है, इन्हीं नंबर्स को उसी सीक्वेंस में वहाँ पे जस्ट एक लाइन छोड़ दें ताकि क्लियर नज़र आए, आप वो लिखें। बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी हेडिंग्स देने की ज़रूरत नहीं होती, जस्ट प्रेजेंटेशन आपकी एक्सेप्टेबल होनी चाहिए, अच्छी खूबसूरत होनी चाहिए। उसका पार्ट कौन सा है, 1 है, 2 है, 3 है, कौन सा उसका करेक्ट पार्ट है, आपने वो सिलेक्ट करके वहाँ पे लिख देना है। और बेस्ट ये होता है कि उसके आगे उसका करेक्ट आंसर जो है वो लिख दें। सिंपल आपने ये करना होता है, कोई इसमें आपने बाकी ऑप्शन लिखने की ज़रूरत नहीं, फिर उन चारों ऑप्शन को लिख के जो करेक्ट है उसको टिक करें। तो ये भी स्टूडेंट अक्सर मिस्टेक करते हैं, तो ये नहीं करना चाहिए, तो इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर आपने क्या करना है कि जब आपका जो करेक्ट आंसर है वो जस्ट वंस लिखें, आप बार बार उसको रिमूव करते हैं, फिर आपको पता चलता है जी ये क्वेश्चन सही नहीं है, फिर इसका आंसर ये होना चाहिए। तो जब आप डाउट में होते हैं तो आप बार बार उसको अरेज करते हैं, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होता, बोर्ड उसको क्रॉस कर देता है, तो एक नंबर ऐसे ही आपका माइनस हो जाता है। इन सारी चीज़ों का ख्याल रखते हुए आप क्वेश्चन को पढ़ें। आप जब तक क्वेश्चन को नहीं अच्छे से स्टडी करेंगे, नहीं समझेंगे, आंसर नहीं दे सकते। बाज़ दफ़ा हम बहुत कॉमन सी चीज़ पूछ रहे होते हैं और उसकी सिमिलर चीज़ और भी मौजूद होती है, लेकिन बच्चे के जहन में क्योंकि वो दूसरी चीज़ चल रही होती है, तो वो बस हाफ क्वेश्चन पढ़ के और समझता है कि ये इसका आंसर है और वो उसका आंसर देना शुरू कर देता है। ये भी आपके लिए नुकसानदायक चीज़ है। शॉर्ट क्वेश्चन में शॉर्ट ही आंसर होना चाहिए। जो आपको सबसे इजी आंसर आए, जो क्वेश्चन आपको सबसे पहले समझ में आए, आपने सबसे पहले उसे अटैम्प्ट करना है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा मिड में, तो उसकी स्पेस छोड़ दें और बाद में उसको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के अगर समझ आए तो उसको कंप्लीट कर दें। और शॉर्ट क्वेश्चन को लॉन्ग क्वेश्चन बना के लिखने की ज़रूरत नहीं होती। जितनी आपकी एग्ज़ामिनर ने आपको दिया होता है, टाइम दिया होता है, उसमें नंबर ऑफ़ लाइंस मेंशन होती हैं कि आपका शॉर्ट आंसर कितनी लाइंस का होना चाहिए, वो आप दें। उसके अलावा अगर आपने वहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चंस में अमूमन पिक्चर ड्रॉ करने को कम कहा जाता है या कोई एक आधा क्वेश्चन होता है, आप उसमें जिसमें रिकमेंड किया गया हो कि आपने इसमें वो डायग्राम, वो पिक्चर ड्रॉ करनी है, तो सिंपली बहुत ज़्यादा उस पर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए कि इतना टाइम नहीं होता कि आप बहुत ही परफेक्शन के साथ वहाँ पे अपनी ड्राइंग के जौहर दिखा सकें। तो आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें, जैसे नॉर्मली अगर आपने कंप्यूटर बनाना है तो लाजमी नहीं अब कंप्यूटर की पूरी शेप, तो उसका आउटर स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ करके भी आप ये बता सकते हैं कि ये कंप्यूटर ही नज़र आ रहा है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। आंसर आपका बिल्कुल एक्यूरेट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होना चाहिए। उतनी ही लिमिट में आप बात करें जितना एग्ज़ामिनर आपसे पूछ रहा है, क्योंकि अगर आप रिपीटिंग स्टेटमेंट्स यूज़ करेंगे तो क्वेश्चन ऑलरेडी एग्ज़ामिनर को पता है, वो आपसे उसका आंसर पूछ रहा है। मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो अपनी क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट्स हैं उनको बार बार रिपीट करते रहते हैं, तो उससे वो लाइंस पूरी करने की कोशिश करते हैं, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, उल्टा आपके मार्क्स डिटेक्ट होते हैं। पार्ट 3 में लॉन्ग क्वेश्चंस की जब बात आती है तो लॉन्ग क्वेश्चंस की भी लिमिट होती है। वो कितने % होना चाहिए, कितनी उसकी लेंथ होनी चाहिए, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन में अगर 3 पार्ट्स में वो एक क्वेश्चन कंप्लीट कर रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे बॉटनी क्या है, बॉटनी के एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं और उसकी फील्ड्स कौन सी। अब देखें एग्ज़ामिनर ने 4 डिफरेंट चीज़ों का आपसे पूछ लिया एक सिंगल क्वेश्चन में। या फिर जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है, वहाँ कंप्यूटर कहाँ कहाँ यूज़ होता है, कौन सी फील्ड में होता है, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेज। अब ये सेपरेट वर्डिंग ऐड हो रही है, इन्हीं वर्डिंग को आपने कैप्चर करना है और उन्हीं लाइंस में उनको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। बार बार रिपीटिंग स्टेटमेंट्स नहीं आपने देनी
और दूसरा ये नहीं करना कि आप एक चीज़ का आंसर दे चुके हैं तो बार बार उसी को रिपीट करते रहें। एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, डिफरेंशिएट, ये ऐसे क्वेश्चन हैं जिनमें दो अलग अलग चीज़ें चल रही होती हैं, तो इस चीज़ का आपने बिल्कुल ख्याल रखना है। नीट एंड क्लीन आपका पेपर होना चाहिए अच्छी राइटिंग में, क्योंकि आपके पूरे साल की जो प्रेजेंटेशन है वो 3 आवर्स में होनी है। 3 आवर्स में जब आप ये कंप्लीट पेपर दे के आते हैं तो उसी पे आपके ग्रेड्स बन रहे होते हैं, और वो ग्रेड्स जो हैं वो आपके फ्यूचर का डिसीजन ले रहे होते हैं कि अब आपने फ्यूचर में किस तरफ जाना है। अब आपने इन पेपर्स में देखा होगा कि किसी में A B C ऑप्शन है, 1 2 3 लिखा हुआ है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका एक पार्ट पूछा गया है और नीचे इसके 4 ऑप्शन हैं, तो बेस्ट आंसर ये होता है कि ऑप्शन 1 A, आगे A लिखें और उसका करेक्ट आंसर लिख दें। अगर C है तो C लिख के उसका करेक्ट आंसर एज़ इट इज़, जो पेपर में मेथड गिवन है, जितनी स्टेटमेंट लिखी हुई है एज़ इट इज़ वहाँ पे कॉपी पेस्ट करें जो आपके लिए करेक्ट आंसर है। मोस्टली अगर MCQs में 2 लाइंस होती हैं या 1 लाइन का कंप्लीट होता है MCQ, तो बच्चे क्या करते हैं कि उसका आधा पार्ट लिख देते हैं, लेकिन वो भी सिमिलर होता है दूसरे ऑप्शंस के साथ, तो उसमें एग्ज़ामिनर को नहीं पता चलता कि आपने कौन सा इसमें ऑप्शन करेक्ट चूज़ किया है। तो ये थोड़ी थोड़ी मिस्टेक्स जो हैं इस पे आप प्रैक्टिस करें। ये जो मॉडल पेपर हैं, आपके जितने भी अपकमिंग एग्ज़ाम में पेपर देने वाले हैं, क्योंकि कंप्यूटर, बायो, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग वाले, उनके सब्जेक्ट्स एक दूसरे से डिफरेंट हो जाते हैं, तो आप अपने अपने सब्जेक्ट्स को यहाँ पे देखें, क्वेश्चन किस तरीके से गिवन है, कितने गिवन है, ये क्वेश्चन कौन कौन से चैप्टर से आए हैं, कौन से चैप्टर में कितना % उन्होंने पिक किया है, ये सारी स्टडी करें और फिर अपने आप को बेहतरीन तरीके से एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करके फिर जाएं। अपने साथ अपना जो इनरोलमेंट कार्ड होता है जो बोर्ड इशू करता है वो ज़रूर साथ लेके जाएं। एग्ज़ाम वाले दिन पता चलता है आपको जाके जी वो तो घर भूला है, और अपनी स्टेशनरी जो है वो आप साथ लेके जाएं, दूसरे पे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। जिस पेपर में कैलकुलेटर की ज़रूरत है आप किसी से बारो करके, लेकिन आप अपने साथ लेके जाएं। ये मत सोचें कि मैं वहाँ पे जाके किसी से बारो कर लूँगा, क्योंकि हर स्टूडेंट अपना पेपर देने आया है और बार बार चीज़ें बारो करने से डिस्टर्बेंस होती है। तो ये तमाम पेपर्स यहाँ पे मौजूद हैं। ये इसका लिंक मैं जो है वो कमेंट सेशन में पेस्ट कर दूँगा। जिसको ये क्वेश्चंस चाहिए वो यहाँ से ले सकता है। इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। रिमेनिंग क्वेश्चंस जो हैं वो आपको नज़र आएंगे, वो आप उनको स्टडी करें और कंप्लीटली अपने आप को प्रिपेयर करके और फिर एग्ज़ाम हॉल में जाएं। बेस्ट ऑफ लक।